नमस्कार। आज बात करते हैं सरकार के पीछे की उस मशीनरी की, मतलब उस इंजन की जो असल में एक पूरे देश को चलाता है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब कोई सरकार वादा करती है, मान लीजिए नई सड़क बनाने का या कोई स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का, तो ये वादे सिर्फ वादे ना रहकर हकीकत कैसे बनते हैं? कौन है जो इस सोच को जमीन पर उतारता है? तो इसका जवाब छिपा है स्टेट के इंजन में। हाँ, एक जटिल मशीन जिसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। यही वो इंजन है जो सरकार की नीतियों को रफ्तार देता है और उन्हें हम सब तक यानी जनता तक पहुंचाता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस इंजन का हुड खोलकर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या और ये चलता कैसे है। देखिए, किसी भी बड़ी मशीन को समझना हो तो सबसे पहले उसके छोटे छोटे पुर्जों को समझना पड़ता है ना? बिल्कुल वैसा ही लोक प्रशासन के साथ भी है। तो चलिए शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। तो लोक प्रशासन इस शब्द को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो हिस्सों में तोड़कर देखना, लोक और प्रशासन। पहले प्रशासन को लेते हैं। ये शब्द आया है लैटिन से, एड प्लस मिनिस्ट्रारे, जिसका सीधा सा मतलब होता है लोगों की देखभाल करना या फिर मामलों का प्रबंधन करना, मतलब चीजों को मैनेज करना। ठीक है, अब आते हैं लोक पर। लोक यानी पब्लिक, इसका मतलब है आम जनता, हम और आप जैसे लोग। कोई खास या स्पेशल क्लास नहीं, बल्कि सब लोग। तो जब इन दोनों शब्दों को हम एक साथ रखते हैं, लोक और प्रशासन, तो इसका मतलब क्या बनता है? सीधी सी बात है, ये सरकार की वो मशीनरी है जो आम लोगों के लिए काम करती है, उनके मामलों को मैनेज करती है और उनकी सेवा करती है। इस बारे में एक बहुत बड़े विद्वान हैं एल.डी. वाइट। उन्होंने कहा था कि लोक प्रशासन में वो सारे काम आते हैं जिनका मकसद पब्लिक पॉलिसी को पूरा करना या उसे लागू करना है। मतलब ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, बल्कि एक्शन की बात है, योजनाओं को हकीकत में बदलने का काम। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बहस है, एडमिनिस्ट्रेशन आखिर है क्या? क्या ये एक साइंस है जिसके कुछ पक्के नियम होते हैं, या फिर ये एक आर्ट है, एक कला जो तजुर्बे और टैलेंट से आती है? चलिए इन दोनों नजरियों को जरा समझते हैं। इस बहस में सबसे पहले आता है इसका दायरा। एक तरफ है मैनेजरियल व्यू, जो कहता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ टॉप लेवल के अधिकारियों का काम है, बड़े बड़े फैसले लेना। वहीं दूसरी तरफ है इंटीग्रल व्यू। ये कहता है कि नहीं, संगठन का हर एक कर्मचारी, ऊपर बैठे अधिकारी से लेकर नीचे क्लर्क तक, सब एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। तो सवाल यह है, क्या टीम सिर्फ कैप्टन और कोच हैं या हर खिलाड़ी? और दूसरी बड़ी बहस है इसकी प्रकृति को लेकर। कुछ लोग जैसे कि विलोबी और विल्सन मानते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है, इसके कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं जिन्हें कहीं भी लागू करो नतीजा एक जैसा मिलेगा। लेकिन कुछ और लोग थे जैसे ऑडवेटीड, जो कहते थे नहीं, ये तो एक कला है, ये हुनर और तजुर्बे का खेल है। ठीक वैसे ही जैसे कोई राजा एक महान प्रशासक होता है, ये उसकी कला है, कोई फॉर्मूला नहीं। अच्छा, इन सारी बहसों को एक तरफ रखें तो सवाल ये उठता है कि ये प्रशासक, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स असल में करते क्या हैं, इनके काम क्या हैं? इसका जवाब एक बहुत ही फेमस एक्रोनिम में छुपा है। इसे दिया था लूथर गुलिक ने, और ये है POSDCORB। ये 7 काम हैं जो हर एडमिनिस्ट्रेटर करता है। P से प्लानिंग यानी योजना बनाना, O से ऑर्गेनाइजिंग यानी ढांचा तैयार करना, S से स्टाफिंग मतलब सही लोगों को काम पर रखना, D से डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना, Co से कोऑर्डिनेटिंग यानी तालमेल बिठाना, R से रिपोर्टिंग यानी काम पर नजर रखना, और B से बजटिंग मतलब पैसे का हिसाब किताब। आप कह सकते हैं कि ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी है। चलिए, तो हमने एक इंजन को तो खोल कर देख लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या दुनिया की हर सरकार का इंजन बिल्कुल ऐसा ही होता है? क्या सबका डिजाइन एक जैसा है, या फिर अलग अलग देशों में ये मशीन अलग अलग तरीके से काम करती है? और बस यहीं पर एंट्री होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, यानी तुलनात्मक राजनीति की। ये वो फील्ड है जो हमें अलग अलग देशों के इन इंजनों की बनावट और उनकी परफॉर्मेंस की तुलना करने का एक फ्रेमवर्क देती है। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स की स्टडी है, ये जानने के लिए कि उनमें क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं। और सबसे जरूरी बात, ऐसा क्यों है? ये सिर्फ वॉट पर नहीं रुकता, ये वाई तक जाता है। अब यहां एक और बात समझनी जरूरी है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में फर्क। देखिए, कंपैरेटिव गवर्नमेंट का दायरा थोड़ा छोटा है। वो सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को देखता है, जैसे संसद, सरकार, अदालतें। ये थोड़ा पारंपरिक है। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कैनवस बहुत बड़ा है। ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ पॉलिटिकल बिहेवियर, कल्चर,
पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब पर भी नजर डालता है। ये ज्यादा साइंटिफिक और एनालिटिकल है। इसको एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपैरेटिव गवर्नमेंट है, अलग-अलग कारों के ब्लूप्रिंट की तुलना करना, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये देखना कि वो कारें असल में अलग-अलग सड़कों पर परफॉर्म कैसे करती हैं। एक थ्योरी है तो दूसरा प्रैक्टिकल। तो सवाल ये उठता है कि इन सब थियरीज और परिभाषाओं का असल में मतलब क्या है, हमें ये सब क्यों पढ़ना या समझना चाहिए? देखिए, इसकी कई बड़ी वजह हैं। एक, इससे हमें ये समझ आता है कि अलग अलग देशों में लोग और सरकारें एक खास तरीके से बर्ताव क्यों करते हैं। दूसरा, जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपनी कमियों को पहचान सकते हैं और दूसरों की सफलताओं से सीखकर अपने सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, ये राजनीति की स्टडी को एक साइंटिफिक बेस भी देता है। तो अगर हम अपने इंजन वाले एनालॉजी पर वापस लौटें, तो लोक प्रशासन हमें सिखाता है कि अपने इंजन को सुधारा कैसे जाए, उसकी सर्विसिंग कैसे की जाए, और तुलनात्मक राजनीति हमें दूसरे देशों के इंजन डिजाइन से सीखने में मदद करती है। और जब ये दोनों साथ मिल जाते हैं तो ये हमें वो टूल्स देते हैं जिनसे हम सरकार को सिर्फ देख नहीं सकते, बल्कि उसे समझ सकते हैं, और शायद उसे थोड़ा और बेहतर भी बना सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिए, अगर किसी को अपने देश के इस स्टेट इंजन का मास्टर ब्लूप्रिंट मिल जाए, तो वो इसमें ऐसा कौन सा एक बदलाव करना चाहेगा जिससे ये और भी बेहतर चल सके? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।